हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डेली डोज सेशन। तो इस सेशन में आप लोगों का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो है ना डेली डोज सेशन 19 के बारे में। एक्चुअली ये वीडियो को कल याद आना था, लेकिन कल मैं क्वेश्चन बनाते बनाते ऐसे सो गया। मतलब आई रीड जो है ना मेरी बंद हो रही थी, वो मतलब खुल ही नहीं पा रहा था। तो ये वीडियो जो है ना लेट हो गया आप लोग के लिए। ये वीडियो में फिर से मुझे रिकॉर्ड करना पड़ा। एक्चुअली मैं आधा क्वेश्चन जो है ना पहले ही डील कर दिया था। चलो कोई बात नहीं, हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं अपना सेशन। ये रहा हमारा पीपीटी का। ये जो है हमारा आज का, ये हमारा डेली डे 19 है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि साइन वेव है द फ्रीक्वेंसी ऑफ, फ्रीक्वेंसी हमारे पास दिया है कितना, 50 हर्ट्ज। हम लोग को निकालना है कि एंगुलर वेलोसिटी, जिसको थीटा बोलते हैं, थीटा हम लोग को निकालना है। तो देखो एंगुलर वेलोसिटी जो है ना वो रेडियन पर सेकंड है। हम लोग को निकालना रेडियन पर सेकंड किसकी यूनिट होती है बताओ। तो देखो यहाँ पे जो है ना अगर साइन वेव है तो साइन वेव में अगर हम लोग देखें तो एक सिंगल साइन वेव है, उसको रोटेटिंग वेक्टर देखा जाए तो उसको हम लोग इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। और अगर हम लोग रेडियंस में देखें तो रेडियन पर सेकंड जो है ना उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो जाता है। यानी कि ये जो है ना एक्चुअली हम लोग को पूछ रहा है कि हमारा जो है ना ओमेगा क्या होगा। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई होता है। यानी कि 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय हमारे पास 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। तो यानी कि हमारा 100 पाई हर्ट्ज जो है ना, ये हमारा हर्ट्ज नहीं होगा, हमारा ओमेगा है ना 100 पाई रेडियन पर सेकेंड। ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी 300 पाई हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी में कंफ्यूज मत करना। तो यहाँ पे जो हमारा वेलोसिटी होता है ना, एंगुलर वेलोसिटी, वो एक्चुअली एक रोटेटिंग फेजर होता है जो कि सेम होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी के। इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट द एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट इज कॉल्ड। तो देखो मैं यहाँ पे कैपेसिटर का जो है ना वो एक ले लेता हूँ एग्जाम्पल। कैपेसिटर में बताओ करंट क्या करता है, लीड करता है, लैग करता है। तो अगर आइडियल कैपेसिटर में देखे तो हमारा करंट जो है ना हमेशा 90 डिग्री से क्या करता है, लीड करता है। यानी करंट हमारा 90 डिग्री चलता है। ये हमारा वोल्टेज हो गया, वोल्टेज से इस कंडीशन में देखोगे तो हमारा करंट जो है ना लीड कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा थीटा जो है ना वो क्या है, एक फेजर डिफरेंस है। क्या, एक फेजर डिफरेंस है। किसके किसके बीच, वोल्टेज एंड करंट के बीच का फेजर डिफरेंस, जो कि हमारी इस कंडीशन में हमारे पास कितना है, 90 डिग्री। तो एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड द करंट जो है ना उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फेज डिफरेंस बोलते हैं। फेजर डिफरेंस एक ही बात है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा फेजर डिफरेंस। लेकिन अगर यहीं पे क्वेश्चन में बोलता कि कोसाइन ऑफ फेजर डिफरेंस क्या होता है, तो वो हमारे क्या होता है, वो हमारा पावर फैक्टर हो जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना फेजर डिफरेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो क्या बोला कि पीरियड ऑफ टाइम के बीच 1/60 सेकंड। तो यानी कि हमारे पास टाइम पीरियड दिया है कितना, 1/60 सेकंड। हमारे पास निकालना फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी 1/टाइम पीरियड होता है ना। यानी कि 1/1/60, यानी कि ये हमारा कितना हो जाएगा, 60 हर्ज। ये सेकंड में दिया है इसलिए यहाँ पे हर्ज आ रहा है। तो हमारा 60 हर्ज हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। इफ द डायमीटर ऑफ कॉपर वाइज इज डबल, द करंट कैपेसिटी विल बिकम। देखो कैपेसिटर का डायमीटर जो है ना हम लोग डबल कर देते हैं, तो हम लोग को करंट कैपेसिटी निकालना है। तो हम लोग पहले इसका रेजिस्टेंस देख लेते हैं। क्या देखो, ये एक कॉपर है, एक कंडक्टर है। कंडक्टर में हमारा क्या होता है, V इक्वल टू आर होता है। ये क्या होता है, ये हमारा ओम्स लॉ होता है। ओम्स लॉ क्या बोलता है, यानी कि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि हमारा करंट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। यानी कि अगर हमारा रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हमारा क्या है, करंट वो डिक्रीज होगा। ठीक है, तो हमारा रेजिस्टेंस क्या होता है, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है। ये हमारा क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है। रो क्या हमारा रेजिस्टिविटी है, एल क्या लेंथ है, आर इक्वल टू, ये जो है हमारा वो क्रॉस सेक्शन एरिया जो कि होता है पाई आर स्क्वायर। और आर को डी बाई टू भी लिखते हैं, तो रो एल अपॉन पाई। इसको डी बाई टू का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी कि इसको हम रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर, और ये चार नीचे अगर उसको मैं ऊपर में, यानी कि अगर बोल दूं 4 रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैं देख रहा हूँ कि इफ, क्या बोल रहा है कि कॉपर वाई डायमीटर ऑफ कॉपर वाइज डबल इफ डी इक्वल टू 2D। डायमीटर डबल हो गया ना, डी डैश कर दे रहा हूँ चलो। डी डैश जो है दूसरा डायमीटर, वो हमारा क्या हो गया, डबल हो गया। इस कंडीशन हमारा जो है आर डैश, यानी कि नया रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा बताओ। ये हमारा 4 रो एल अपॉन पाई। अब यहाँ पे देखो डी जो है ना वो डबल हो गया। यहाँ पे देखो ये हमारा कितना हो जाएगा अगेन, यहाँ पे 4D स्क्वायर करेक्ट है। तो यहाँ पे 4 और 4 कैंसिल हो गया। यानी कि ये हमारा कितना बच गया, रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। ये हमारा क्या है, आर इक्वल टू है, ये हमारा आर डेस है। इसको इक्वेशन सेकंड मान लो। चलो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड अपॉन इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं। इक्वेशन सेकंड क्या होता है बताओ, रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 4 रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर।
ये हमारा है कि एक्चुअली आर डैश अपॉन आर हमने कैलकुलेट किया, तो यहाँ पे देखो रो एल पाई डी स्क्वायर, रो एल पाई डी स्क्वायर कट जाएगा, यानी कि यहाँ से हम लोग को क्या मिल जाता है, आर डैश इक्वल टू 4r, मिला कि नहीं ये बताओ, आर डैश इक्वल टू आर बाई 4, सॉरी, और आर बाई 4। तो हमें यहाँ से दिख रहा है कि हमारा जो ये क्या है आर डैश, ये हमारा न्यू रेजिस्टेंस है, ये हमारा न्यू रेजिस्टेंस है, ये आर हमारा क्या है, ये आर हमारा ओल्ड रेजिस्टेंस है। यानी कि अगर हमने डायमीटर जो है ना वो डबल कर दिया तो हमारा रेजिस्टेंस जो है ना वो क्या हो गया, 1/4 हो गया। यानी कि रेजिस्टेंस जैसे ही बढ़ रहा है तो करंट हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा ना। सॉरी, यहाँ पे हमारा ये एक सिनेरियो नहीं है, यहाँ पे हमारा सिनेरियो ऐसा है कि हमारा रेजिस्टेंस जो है ना वो कम हो रहा है, तो अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो हमारा करंट क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो रेजिस्टेंस हमारा कम हो रहा है किस किस फैक्टर से, 1/4 फैक्टर से, तो हमारा ये जो है करंट किस फैक्टर से बढ़ेगा, 4 फैक्टर से। ये 4 फैक्टर से हमारा करंट जो है ना वो इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि हमारा जो नया करंट आएगा वो कितना आ जाएगा, 4 टाइम्स आ जाएगा। करेक्ट, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो अगर वैसे भी देखो ना, तो अगर डायमीटर बढ़ रहा है यानी कि हम डायमीटर बढ़ा रहे हैं, यानी कि हमको अब मोटा वायर चाहिए, तो तुम देखोगे कि चार्जर का जो वो केबल रहता है ना, उसकी वायर पतली होती है। वहीं पे अगर तुम किसी इलेक्ट्रिक का, जैसे हमारे पास आयरन करने वाला इलेक्ट्रिक आयरन आता है, उसका देख लो, उसका जो वायर रहता है ना वो काफी ठीक रहता है, क्योंकि उसमें से ज्यादा करंट पास होना है, वो ज्यादा करंट ड्रॉ करता है, तो उसके लिए उसके करंट कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए उसके डायमीटर को बढ़ाना होता है। वहीं पे चार्जर का देख लो, और हाँ, तो उसमें पतला दिखेगा। और भी किसी चीज का जो भी कम करंट ड्रॉ करता है उसमें जो है ना बहुत थिन दिखेगा भाई। लेकिन अगर जो करंट ज्यादा, जैसे कि इमर्सन रॉड है हमारा, उसका देख लो, हमारे गीजर में देख लो, तो उसका जो वायर रहता है ना वो काफी थिक कर रहता है, क्योंकि वहां पे हमें करंट ज्यादा ड्रॉ करना पड़ता है, जिससे कि उसके डायमीटर को डबल करेंगे तो करंट कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो यानी कि यहाँ से एक बात जो है ना वो क्लियर होता है कि अगर करंट कैरिंग, कहीं पे अच्छा स्पेस मिलता तो लिख लेता, करंट कैरिंग कैपेसिटी जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, क्रॉस सेक्शन एरिया के। ये अपना तुमको जैसे याद रखना है रखना। और यहाँ पे जो है ना अगर हम बात कर ले वोल्टेज रेटिंग की, कि वोल्टेज रेटिंग वो हमारे वो जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि इंसुलेशन के, अगर वोल्टेज बढ़ाना है तो इंसुलेशन बढ़ाना पड़ता है। अगर हमारे पास करंट कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाना है तो वो हमें क्या करना पड़ता है, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाना पड़ता है। ये 2 पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्या बोल रहा है, द पावर कंज्यूम बाय रेजिस्टेंस इज 10 ओम, पावर कंज्यूम बाय रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम विद द करंट। हमारे पास देखो सिंपल सा है, आई स्क्वायर इंटू आर, आई की वैल्यू दिए हुए है 5 के स्क्वायर गुना आर का वैल्यू दिया है 10, तो ये हमारा हो गया 250 वाट। तो हमारा देख लो, एडिशन ऑफ द स्मॉल अमाउंट ऑफ एंटी मनी टू अ जर्मेनियम व्हील। तो देखो एंटी मनी जो होता है ना, एंटी मनी, एंटी मनी वो उसका जो एटॉमिक नंबर होता है 51। अगर इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो ये अगर 2 8 18, और हमारे पास 2 2 8 36 और 5, देखो कितना आ रहा है, 36 प्लस 8 44, तो 46 प्लस 5, हाँ प्लस 5 51। तो ये हमारा देखो आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। 5 इलेक्ट्रॉन मतलब ये क्या करेगा, डोनर करेगा, यानी चार्ज जो है ना वो तो अगर हमारे पास जो जर्मेनियम है उसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा, लेकिन जो एक फ्री इलेक्ट्रॉन बच जाएगा हर एक एटम में। ऐसे ना मिलियंस बिलियंस ऑफ हमारे पास रहते हैं एटम्स, तो यानी कि हमारे पास काफी ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो हमारा जो है ना ये, अगर एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एंटी मनी, अगर हम लोग स्मॉल अमाउंट भी एंटी मनी लगाते हैं तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। एन टाइप सेमीकंडक्टर में बताओ कि हमारा जो है ना मेजोरिटी में क्या रहता है, मेजोरिटी में हमारा रहता है इलेक्ट्रॉन, और माइनॉरिटी में क्या रहता है, माइनॉरिटी हमारे पास रहता है होल्स। तो देखो मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स देन होल द सेमीकंडक्टर, तो बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे मूव करेंगे, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, पी टाइप सेमीकंडक्टर है, कंडक्टिविटी देखो सिग्मा इक्वल टू एन क्यू, ये आप लोग बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंट पढ़े होंगे। ये जो है ना ये एक्चुअली होता है कंडक्टर के लिए, ये होता है कंडक्टर के लिए। कंडक्टर में एन जो है ना, एन जो है हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि काफी ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसमें हम लोग कंडक्टर में होल एक्चुअली होता ही नहीं है। लेकिन अगर हम लोग यहीं पे सिग्मा की बात कर दे एक सेमीकंडक्टर के लिए, तो वहां पे जो हमारा कनेक्टिविटी वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, यानी कि एन क्यू इंटू म्यू एन। तो इलेक्ट्रॉन म्यू एन हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी, प्लस पी
इंटू क्यू इंटू म्यू पी। पी हमारा है नंबर ऑफ होल, यानी कि यहाँ पे दोनों की वजह से होता है। लेकिन पी टाइप सेमीकंडक्टर बोल रहा है, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में हमारा इलेक्ट्रॉन जो है ना वो बहुत ही कम रहता है, यानी कि हमारे पास एन जो रहता है ना वो वेरी वेरी लेस देन पी होता है। यानी कि हम लोग अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो ये वाला वैल्यू जो है ना बहुत ही लेस रहेगा, यानी कि हम लोग सिग्मा सिग्मा जो है अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं पी इंटू क्यू इंटू म्यू पी। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, पी इंटू क्यू। यहाँ पे देखो क्यू और ई जो है ना दोनों सेम ही है। जो हमारा ई क्यू है वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। वहाँ पे ई जो है ना यहाँ पे ई से डिनोट किया जा रहा है, तो हमारा सी जो है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर एन टाइप में होता तो ये हमारा हो जाता है एन क्यू इंटू म्यू एन, ये वाला होता है एन टाइप के लिए। देखो क्या बोल रहा है कि हॉल इफेक्ट इज ऑब्जर्व इन अ स्पेसिमेन व्हेन द करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेसिमेन। देखो एक ट्रांसवर्स अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये एक मान लो यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी स्पेसिमेन को हम रखते हैं, स्पेसिमेन यानी कि वो हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कंडक्टर कुछ भी रखता है, तो इसमें जो है हम लोग एक वोल्टेज देखने को मिलता है, यानी कि इसके अंदर एक वोल्टेज इंड्यूस होता है। तो वो उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, हॉल इफेक्ट है। इसमें करंट कैरिंग कंडक्टर है एक स्पेसिमेन। तो यहाँ पे हमारा जो रहता है ना, हाँ, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये जो वोल्टेज होता है ना वो उसको बोलते हैं हॉल वोल्टेज। तो हॉल वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है ये भी याद रख लो, बी इंटू आई इंटू आर एच इंटू टी। यहाँ पे टी जो है ना हमारा वो थिकनेस है, किसका थिकनेस है, स्पेसिमेन का थिकनेस है। ये हमारा थिकनेस है। हमारा बी क्या है, वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। हमारा आई क्या है, करंट है। और आर एच हमारा क्या है, ये हमारा हॉल कोफिशिएंट है। देखो हॉल कोफिशिएंट आर एच जो होता है ना वो 1/n क्यू होता है। तो अगर तुम्हें ज्यादा खुजली हो रही है तो वी एच इक्वल टू बी इंटू, सॉरी, बी इंटू आई, और आर एच को लिख सकते हो तुम एन क्यू भी। तो मैंने ये थोड़ा सा गड़बड़ है, ये बी आई एन इंटू क्यू होता है, एन इंटू क्यू इंटू टी। यानी कि अगर इसको ऐसे आर एच में भी ऐसे लिख सकते हो, बी आई आर एच, हाँ, वी आई आर एस इंटू टी, ऐसे करके भी लिख सकते हो। ये हमारा फॉल वोल्टेज क्या है। इसमें कुछ नहीं क्वेश्चन पूछा है, तो यहाँ पे जो पूछता है ना, यहाँ पे हमारा एक्चुअली यहाँ पे करंट है, ये हमारा करंट का भी होता है। तो यहाँ पे हमारा ये आ, क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट जो है ना तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होगा, डायरेक्शन नॉर्मल टू द बोथ करंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड। दोनों के जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दोनों के परपेंडिकुलर होगा। अगर करंट पूछ लेता तो वो भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड पूछ लेता तो वो भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट के परपेंडिकुलर ही होता है, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। PN junction region contain the uncompensated acceptor and donor ion is called। देखो ये हमारा एक पीएन जंक्शन हो गया। यहाँ पे पी टाइप रहता है, यहाँ पे हमारा एन टाइप रहता है। बीच में जो है ना वो डिप्लीशन लेयर फॉर्म हो जाता है, जो हमारा ये पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स जो है इधर मूव करते हैं, इसके पी टाइप के होल्स इधर मूव करते हैं, एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स इधर करते हैं, दोनों आके यहाँ पे डिफ्यूज होते हैं। यहाँ पे डिप्लीशन लेयर क्रिएट हो जाता है। और डिप्लीशन रीजन में जो है ना एक कोई भी मोबाइल चार्ज कैरियर्स नहीं होते, यानी कि यहाँ पे सारा इमोबाइल मोबाइल आयंस होते हैं। आयंस जो है कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो हमारे ये जो डिप्लीशन रीजन है ना इसमें सिर्फ आयंस होते हैं, हमारे चार्ज कैरियर्स नहीं होते। तो वो एक्सेप्टर और डोनर आयंस होता है ना जो कि मूव नहीं करते हैं, तो इसी की वजह से वो हमारा डिप्लीशन रीजन फॉर्म होता है। तो उसको, तो वो जो हम इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वो कौन सा रीजन है जहाँ पे एक्सेप्टर और डोनर आयंस होते हैं, तो वो हमारा डिप्लीशन रीजन है। इसी में हमारे आयंस रहते हैं, इसमें हमारे चार्ज कैरियर्स नहीं रहते। इफ द टेम्परेचर ऑफ एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर इंक्रीज दैट द इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन इज डबल्ड। तो बोल रहा है कि देन, ठीक है, बोल रहा है कि हम लोग जो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर में, so that intrinsic carrier concentration doubled। तो इसमें हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे देखो जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे कोवलेंट तो यहाँ पे जो निकलना, तो हमारा बहुत मेजोरिटी एनवायरमेंट का डेंसिटी जो है ना वो डबल हो जाएगा। क्योंकि एक होल भी जब एक होल भी
डेवलप हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन भी हो रहा है, जैसे कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो अगर हम लोगों को इंटर्नशिप कैरियर कंसेंट्रेशन डबल करना है, तो हमारा जो मेजोरिटी और माइनॉरिटी दोनों चार्ज कैरियर डेंसिटी जो है उसको डबल होना पड़ेगा। इसका डी जो है ना करेक्ट आंसर हो गया। द फॉलोइंग वैलिड फॉर बीजेटी विच रिस्पेक्ट वैलिड विथ रिस्पेक्ट टू द बीजेटी कॉमन बेस एक्टिव रीजन करंट गेन। तो यहाँ पे देखो मैं बात ही कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारा कॉमन बेस है, ये हमारा कॉमन यूनिटर है, ये हमारा कॉमन कलेक्टर है। यहाँ पे हम लोग पहले बात करेंगे वोल्टेज गेन के बारे में, इसके बाद हम लोग बात करेंगे करंट गेन के बारे में, इसके बाद हम लोग करेंगे पावर गेन के बारे में। तो ये हमारा कॉमन बेस जो होता है ना कि वोल्टेज एम्पलीफायर होता है, ये हमारा ग्रेटर देन वन होता है। और यहाँ पे अगर सी देखे तो यहाँ भी हमारा ग्रेटर देन वन होता है। तो ये ग्रेटर ग्रेटर देन वन होता है, ये हमारा ग्रेटर देन वन होता है, और ये हमारा लेस देन वन होता है। इसलिए जो है ना हम लोग बोलते हैं कि हमारा कॉमन कलेक्टर जो है ना एक वोल्टेज एम्पलीफायर नहीं है। अब हम लोग बात कर लेंगे करंट गेन का। तो करंट गेन जो होता है ना लेस देन वन होता है हमारा इसमें। तो हमारा कॉमन बेस जो है ना एक करंट एम्पलीफायर नहीं होता। इसमें ये भी ग्रेटर, ये जो कॉमन इमीटर में हमारा करंट गेन जो है ग्रेटर देन वन होता है, और कलेक्टर जो होता है ना ग्रेटर ग्रेटर देन वन होता है। और यहाँ पे अगर हम लोग बात कर लें इसकी, तो इसमें ये भी हमारा जो है ना लेस देन वन होता है। देखो ये ग्रेटर देन वन है, ये ग्रेटर देन वन होता है, लेस देन वन नहीं होता। ये एक्चुअली जो है ना ग्रेटर देन वन ही होता है, लेकिन उतना नहीं होता है। यहाँ पे हमारा देखो, क्योंकि देखो ये ग्रेटर देन वन है, ये एक लेस देन वन है, तो ये ग्रेटर देन वन ही आता है, लेकिन वो डिपेंड करता है उसकी वैल्यूज पे। लेकिन यहाँ पे देखो हमारा वोल्टेज गेन भी जो है ना वो ग्रेटर देन वन है, करंट गेन भी ग्रेटर देन वन है। तो हमारा पावर गेन जो है ना वो वोल्टेज गेन मल्टीप्लाइड बाय करंट गेन होता है, तो वो ग्रेटर ग्रेटर देन वन हो जाएगा। और वहीं पे अगर हम लोग कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर की बात करें, तो ये भी हमारा ग्रेटर देन वन होता है, लेकिन उतना नहीं होता है। तो यहाँ से हमारा क्या कंक्लूजन निकलता है कि कॉमन बेस जो है ना एक वोल्टेज एम्पलीफायर है। यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि यहाँ ये हमारा कौन सा एम्पलीफायर है, ये एक हमारा वोल्टेज एम्पलीफायर है। वहीं पे अगर हम लोग बात कर लें कॉमन कलेक्टर की, तो इससे ये हमारा ये कंक्लूड कर देता है क्योंकि इसमें करंट गेन जो है ना वो ज्यादा है, तो ये हमारा क्या है, करंट एम्पलीफायर है। यहीं पे हमारा सी जो है एक क्या हो जाएगा, पावर एम्पलीफायर। सी जो है भैया लिख जा, भैया रे, पावर एम्पलीफायर। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पूछ रहा है कि कॉमन कलेक्टर एक्टिव रीजन वोल्टेज एग्जिस्ट नहीं। कॉमन कलेक्टर तो हमारा वो होता है करंट एम्पलीफायर। कॉमन इमीटर सेचुरेशन रीजन वोल्टेज कैन एग्जिस्ट नहीं। कॉमन इमीटर एक्टिव रीजन वोल्टेज गेन एग्जिस्ट है। अच्छा देखो ये पूछ रहा है हमारा क्वेश्चन कि कॉमन बेस है एक्टिव रीजन में करंट गेन। देखो हमारा कॉमन बेस है वो करंट गेन जो है ना लेस देन वन होता है, तो ये एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये आंसर हो गया गलत है। कॉमन कलेक्टर एक्टिव रीजन वोल्टेज गेन एग्जिस्ट है। तो देखो कॉमन कलेक्टर एक्टिव रीजन वोल्टेज गेन, तो देखो वोल्टेज गेन जो है ना यहाँ पे कॉमन कलेक्टर में वोल्टेज गेन देख लो कितना है। कॉमन कलेक्टर है ये, इसका वोल्टेज गेन देख लो। कॉमन कलेक्टर एक्टिव रीजन वोल्टेज गेन एग्जिस्ट, कॉमन के में वोल्टेज गेन जो है ना हमारा लेस देन वन है, तो ये तो नहीं करता है, तो हमारा बी भी गलत हो गया। शायद हमने पहला वाला ऑप्शन को थोड़ा लिया, कॉमन बेस एक्टिव रीजन करंट गेन एग्जिस्ट। देखो एक्टिव रीजन ये हुआ ना, मतलब रीजन तो एक्टिव रीजन में ही हमारा एम्पलीफायर की तरह काम करता है। तो हमारा ये जो कॉमन बेस है वो करंट गेन नहीं दे रहा है, ये हमारा वोल्टेज एम्पलीफायर है ना। तो क्या बोलता है कि कॉमन इमीटर सेचुरेशन रीजन, भाई सेचुरेशन रीजन ये तो शॉर्ट सर्किट की तरह हमारा काम करता है, यानी कि एक ऑन स्विच की तरह। उसके बाद बोल रहा है कि कॉमन इमीटर एक्टिव रीजन वोल्टेज गेन एग्जिस्ट। तो देखो कॉमन इमीटर एक्टिव रीजन में हमारा वोल्टेज गेन और करंट गेन दोनों एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होता है। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि एक जंक्शन एफईटी है, कैन बी यूज एज ए वोल्टेज वेरिएबल रजिस्टर। तो देखो जेफेट को वोल्टेज वेरिएबल रजिस्टर की तरह यूज कर सकते हो बिलो पिंच ऑफ। अगर वो पिंच ऑफ कर जाएगा तो वो सेचुरेशन में चला जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग तो उसमें ना वो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे वैसे वैसे करंट नहीं बढ़ेगा, वो एक सेचुरेट कर जाएगा। तो यहाँ पे जो है ना हमारा एफईटी वोल्टेज वेरिएबल रजिस्टर की तरह काम करेगा, जब वो पिंच ऑफ से कम हो, तब पिंच ऑफ में चला गया तो वो सेचुरेट हो जाएगा। सिलिकॉन डायोड आर लेस सुटेड फॉर द लो वोल्टेज रेक्टिफायर ऑपरेशन बिकॉज। देखो सिलिकॉन डायोड का हम लोग यूज क्यों कम करते हैं, मान लो कि तुम्हारे पास
लो वोल्टेज रेक्टिफायर। लो वोल्टेज रेक्टिफायर का क्या मतलब, कि हमारे पास मान लो कि तुम्हारे पास 0.5 वोल्ट का 0.5 नहीं, मान लो 0.2 वोल्ट का जो है ना, ये इसको जो है ना लो वोल्टेज रेक्टिफायर, यानी कि इस वोल्टेज को जो है ना रेक्टिफाई करना है। साइन वेव है 0.2 वोल्ट साइन वेव है, इसको रेक्टिफाई रेक्टिफाई करना है। रेक्टिफाई क्या होता है कि एसी को डीसी में, यानी 0.2 वोल्ट है एसी, उसको करना है। तो यहाँ पे तुम्हें पता चलेगा कि यहाँ पे जो हमारा डायोड होता है, जो कि हमारा एक सिलिकॉन डायोड है, सिलिकॉन डायोड का जो है ना कट इन वोल्टेज ये कितना होता है, 0.7 वोल्ट होता है। यानी कि ये जो हमारा 0.2 वोल्ट है, ये तो कभी इसको ऑन ही नहीं कर पाएगा, ये हमेशा ऑफ ही रह जाएगा। तो इस कंडीशन में इसको यूज नहीं करेंगे। वहीं पे अगर हमारा 0.2 वोल्ट को लेने को एम्पलीफाई करना है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, इसका यूज कर लेंगे ना, जर्मेनियम डायोड का। जर्मेनियम डायोड में क्या होता है कि हमारा कट इन वोल्टेज जो है ना, इसमें 0.3 वोल्ट आता है। तो इस कंडीशन में भी हमारा जो है ना, इस कंडीशन में भी हमारा ये जर्मेनियम वो ऑफ नहीं रहेगा। तो हमारा एक्चुअली 0 नहीं, यानी कि कहने का मतलब दोनों को कंपेयर, यानी कि मान लो 0.5 वोल्ट ले लो, 0.5 वोल्ट, तो देखो 0.5 वोल्ट जब भी लगो तो ये सिलिकॉन डायोड तो यहाँ पे ऑन ऑफ ही नहीं होगा, जबकि यहाँ पे जर्मेनियम डायोड जो है ना हमारा ऑन हो जाएगा, ऑन हो जाएगा हमारा। तो इससे क्या सीखने को मिल रहा है, यही कि हमारा लो वोल्टेज एम्पलीफायर में ज्यादा आइडियल जो है ना, वो कौन सा है हमारा, वो हमारा जर्मेनियम वाला ज्यादा है, सिलिकॉन वाला नहीं है, क्योंकि सिलिकॉन का जो है कट इन वोल्टेज ज्यादा होता है। तो बताओ इसका आंसर कौन सा होगा, क्योंकि कैनोट विदस्टैंड हाई टेम्परेचर नहीं, रिवर्स सेचुरेशन करंट इज लो नहीं, कट ऑफ वोल्टेज है, इसका जो कट ऑफ वोल्टेज है ना सिलिकॉन डायोड का वो है, इसीलिए हम यूज नहीं कर रहे। हमारा सी जो है ना करेक्ट आंसर देगा। इसके बाद देखो ये बोला है कि मिनिमम रेजिस्टेंस वैल्यू फॉर ब्लू ब्राउन, मैं पहले कलर कोड लिख लेता हूँ, ब्लू ब्राउन ग्रीन सिल्वर, उसके बाद फिर से ब्लू है। देखो ये एक 5 बैंड है, तो 5 बैंड में ये हमारा जो है ना वो फर्स्ट डिजिट होगा, ये हमारा सेकंड सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएगा, ये हमारा थर्ड सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएगा। सिल्वर जो है वो हमारा हो जाएगा क्या, मल्टीप्लायर, और ब्लू जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा टोलरेंस। तो याद ही होगा ना, हम लोग ऐसे याद करते हैं ना, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ करके, और लास्ट में हमारा क्या गोल्ड और सिल्वर हो जाता है। ये हमारा क्या है, ब्लैक, ब्राउन, ये रेड, ये ऑरेंज, ये हमारा येलो, ये हमारा ग्रीन, ये हमारा ब्लू, ये हमारा वायलेट, ये हमारा ग्रे, ये हमारा वाइट, ये हमारा हो जाता है आ, ये गोल्ड, ये हमारा सिल्वर। तो ब्लैक का सिग्निफिकेंट डिजिट जो होता है ना वो होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और ये वो गोल्ड और सिल्वर का नहीं होता है कोई सिग्निफिकेंस। तो यहाँ पे हमारा सिग्निफिकेंट डिजिट जो है ना ये देखने को मिल गया। अगर वहीं पे इसको मैं अगर थोड़ा नीचे ला लेता तो मजा आ जाता। चलो कोई बात नहीं, ये हमारा क्या हो गया, मैं इधर ना एक लकीर डाल देता हूँ, क्यों लकीर तो सीधा नहीं हो रहा भाई। तो ये हमारा जो है ना सिग्निफिकेंट डिजिट हो गया। अब हम लोग बात करेंगे मल्टीप्लायर। तो मल्टीप्लायर जो होता है 10 टू द पावर 0, 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 7, 10 टू द पावर 8, 10 टू द पावर 9, और उसके बाद 10 टू द पावर -1, 10 टू द पावर -2। वाह भाई बारिश शुरू हो गई। उसके बाद अगर हम लोग बात करें टॉलरेंस की, तो ब्लैक का आई थिंक वो 1 परसेंटाइल होता है, उसके बाद ब्राउन का 0.5 परसेंटाइल, रेड का भी कुछ ऐसा ही होता है। लेकिन यहाँ पे देख लो, अगर तुमको ऑप्शन देख के दिख जाएगा कि हमारा भी ये जो ब्लू है ना उसका 0.25 जो है वो टॉलरेंस होता है। तो यानी कि हमारा ब्लू का जो है इसका 0.25% टॉलरेंस होता है,
और बाकी ये टॉलरेंस हमारा गोल्ड का जो रहता है ना, गोल्ड का रहता है हमारा टॉलरेंस 5%, सिल्वर का टॉलरेंस जो रहता है वो 10%, और एक नो कलर भी होता है ना, तो अगर कोई कलर नहीं हुआ तो उसका टॉलरेंस रहता है ना 20% होता है। तो ऐसे करके कुछ इसका टॉलरेंस का भी वैल्यू है, तो वो टॉलरेंस का भी याद रख लेना। लेकिन यहाँ पे इसका जो है ना ब्लू का टॉलरेंस वो हमारा 0.25% होता है। तो और यहाँ से हम लोग जो है ना उसको कैलकुलेट करेंगे, तो बताओ हमारा फर्स्ट डिजिट क्या है, ब्लू। तो ब्लू का देखो हमारा फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होगा, ब्लू ब्लू ब्लू। ब्लू का है 6, तो ये हो गया हमारा 6। ब्राउन सेकंड सिग्निफिकेंट, तो ब्राउन बताओ 1, तो ये हो गया 1। ग्रीन देखो थर्ड सिग्निफिकेंट, तो ग्रीन हमारा कितना है 5, ग्रीन हो गया 5। मल्टीप्लायर देखो सिल्वर, सिल्वर का मल्टीप्लायर ये रहा, सिल्वर का मल्टीप्लायर 10⁻², मल्टीप्लाइड बाय 10⁻²। और ब्लू का जो टॉलरेंस है वो प्लस माइनस कितना, 0.25%। यानी कि हमारा जो रेजिस्टेंस का वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, 615 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻² प्लस माइनस 0.25%, 0.25%। यानी कि इसको हम लोग कितना बोल सकते हैं बताओ, 6.15 प्लस माइनस 0.25%। तो बताओ कौन सा आंसर हो जाएगा, 6.15 प्लस माइनस 0.25%। बी नंबर जो है ना करेक्ट आंसर हो गया। हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ बोला गया सेलेक्ट द करेक्ट चॉइस टू रिलेट द कट इन वोल्टेज ऑफ द फॉलोइंग। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ भाई कि तुम लोगों को जो है ना सब कुछ दिख रहा है ना। सब ओके है, सब ओके है। इस क्वेश्चन पे हम लोग मूव कर देंगे। ये हमारा क्वेश्चन क्या बोलेगा, सिलेक्ट द करेक्ट चॉइस रिलेट टू द कट इन वोल्टेज। देखो कट इन वोल्टेज अगर हम लोग बात कर ले इसका, इसका सिलिकॉन डायोड का, सिलिकॉन डायोड हमारे कट इन वोल्टेज होता है 0.7 वोल्ट। वहीं पे जर्मेनियम डायोड का बात करें तो हमारा कट इन वोल्टेज होता है 0.3 वोल्ट। शॉर्टकी डायोड जो होता है ना वो क्या होता है बताओ। शॉर्टकी डायोड में हमारा बहुत ही फास्ट डायोड होता है, क्योंकि इसका डिप्लीशन लेयर जो है ना बहुत ही कम होता है। तो इसका जो है ना 0.3 से तो कम ही होता है, कितना एग्जैक्ट होता है मुझे वो पता नहीं है। टनल डायोड में जो है ना हाईली डोप्ड पीएन जंक्शन होते हैं, तो इसका भी जो है ना डिप्लीशन लेयर बहुत ही कम होता है। तो यानी कि यहाँ पे हमारा सिलिकॉन जो है ना इसका कट इन वोल्टेज सबसे ज्यादा हो जाएगा, उसके बाद जर्मेनियम का उससे कम, उसके बाद हमारा शॉर्टकी डायोड, उसके बाद हमारा टनल डायोड। तो बताओ ये हमारा कौन सा ऑप्शन है, 1 2 3 4, ऑप्शन ए जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। अगर तुम्हें फर्स्ट ऑप्शन ही पता चल जाता ना कि सिलिकॉन और जर्मेनियम में किसका बड़ा होता है, तो पता चल जाएगा कि फर्स्ट जो है ना ग्रेटर देन सेकंड है। तो देखो एक ही ऑप्शन है वैसा, तो ऐसे भी टिक करके लगा सकते हो। शॉर्ट की टनल का नहीं भी पता है तो। सीमोस इन्वर्टर कैन बी यूज एज एन एम्पलीफायर व्हेन। देखो सीमोस इन्वर्टर को तभी तुम एम्पलीफाई कर सकते हो जब हमारा दोनों जो है ना सेचुरेशन रीजन में होगा। अगर सीमोस का वो पढ़ोगे ना तो उसे दिख जाएगा कि दोनों जो अगर हमारा सेचुरेशन रीजन में जाता है तो दोनों शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, उसी टाइम वो हमारा एम्पलीफाई करता है सीमोस इन्वर्टर। तो वो एक एक्चुअली सीमोस जो है ना कम्प्लीमेंट्री मॉस है, कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो इसमें एक एनमॉस भी रहता है, एक पीमॉस भी रहता है। दोनों को सेचुरेशन रीजन में होना जरूरी है अगर उसे एम्पलीफाई की तरह यूज करना है तो। डिफ्यूजन कैपेसिटेंस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड है, तो देखो सीवीडी की यानी कि बात कर लो तो वो होता है हमारा टॉ इंटू जी। यानी कि जी जो है ना हमारा क्या है, वो ट्रांस कंडक्टेंस है, जो कि हमारा जी इक्वल टू क्या होता है, वो आईडी डायोड करंट अपॉन वीटी। यहाँ पे हमारा आईडी क्या है, डायोड करंट, और हमारा वीटी क्या है, थर्मल वोल्टेज। वीटी इक्वल टू क्या होता है, के टी अपॉन क्यू होता है। तो यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें टॉ इंटू जी की वैल्यू आई डी अपॉन वी टी, या और अगर इसको सोल्व करें तो सी डी इक्वल टू हो जाएगा टॉ इंटू आई डी अपॉन वी टी जो है वो के टी, और क्यू जो है ना ऊपर चला जाएगा। यानी कि यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है कि क्लियरली सी डी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई डी के, और सी डी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। तो बताओ इसमें क्या बोल रहा है, इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग करंट। सही बात है, ये तो स्टेटमेंट करंट है, एंड इंक्रीजिंग टेम्परेचर नहीं है भाई। डिक्रीज विथ डिक्रीजिंग करंट, डिक्रीजिंग टेम्परेचर नहीं।
डिक्रीज विथ इंक्रीजिंग करंट, ये भी गलत है। इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग करंट एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर, इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग करंट एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। हाँ देखो, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो इंक्रीज करेगा, हमारा डी जो है ना वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, डार्लिंगटन इमिटर फॉलोअर सर्किट इज समटाइम यूज्ड एट आउटपुट ऑफ टीटीएल। तो हम उसके स्पीड को बढ़ाने के लिए, टीटीएल तो हमारा सबसे जो फास्टेस्ट होता है ना वो ईसीएल होता है, लेकिन हमको बहुत बार होता है ना कुछ ईसीएल की डिमेरिट्स भी को मद्देनजर रखते हुए हमको बहुत बार टीटीएल यूज करना पड़ता है। फिर भी हमें अगर उसको स्पीड को बढ़ाने होता है तो उसके आउटपुट में हम क्या यूज करते हैं, आउटपुट स्टेज में एक डार्लिंगटन एम्पलीफायर यूज करते हैं, जो कि एक हाई गेन डार्लिंगटन इमिटर फॉलो यूज करते हैं, जो कि एक हाई गेन एम्पलीफायर होता है। तो यहाँ पे हम लोग उसके स्पीड को ही बढ़ाने के लिए करते हैं, तो टू इंक्रीज द स्पीड। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑसिलेटर इज सुटेबल फॉर फ्रीक्वेंसी रेंज इन मेगा हर्ट्ज। देखो मेगा हर्ट्ज है तो तुम्हें कॉलपिट्स और हार्टली इन दोनों में से करना पड़ेगा। आसिफ जो है ना एक ऑडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है, तो अगर ऑडियो फ्रीक्वेंसी में बात करें, अगर रेडियो फ्रीक्वेंसी, ये मेगा हर्ट्ज रेडियो फ्रीक्वेंसी होता है ना, तो उसका हमें हार्टली या कॉलपिट्स ऑसिलेटर ही लगाना पड़ेगा। Determine the order of filter used when the gain increasing at the rate of 60 dB per decade on the स्टॉप बैंड। तो देखो स्टॉप बैंड में क्या बोल रहा है, ये गेन इंक्रीज कर रहा है, तो बताओ कि कौन सा ये हमारा होगा। सिंपल सी बात है, हाई पास फिल्टर होगा भाई। हाई पास फिल्टर कैसे होता है बताओ। हाई पास फिल्टर कुछ ऐसा होता है, तो ये हमारा क्या है, स्टॉप बैंड है, ये हमारा क्या है, पास बैंड है। तो यानी कि यहाँ पे दिख रहा है ना, ये स्लोप जो है ना इंक्रीज कर रहा है, किसमें, ये स्टॉप बैंड में ही इंक्रीज कर रहा है ना। तो यही बोल रहा है, ये क्या दिखा रहा है कि ये दिखा रहा है कि हमारा इंक्रीजिंग स्लोप। तो हमारा बोल रहा है कि इंक्रीज कर रहा है वो 60 dB पर डिकेड से। तो मान लो कि ये जो है ना हमारा 60 dB पर डिकेड से जो है वो हमारा इंक्रीज कर रहा है। हमारा जो क्या इंक्रीज कर रहा है भाई, ये रोल रेट बोलते हैं ना इसको। तो इसका जो है ना इससे इंक्रीज कर रहा है स्टॉप बैंड में। ये हमारा क्या हो गया, हाई पास फिल्टर हो गया। तो हमारा हाई पास फिल्टर तो हो गया, लेकिन हमारे कौन सा होगा। तो अगर हमारे पास एक जो फर्स्ट ऑर्डर के लिए वो 20 dB पर डिकेड है, सेकेंड ऑर्डर के लिए 40 dB पर डिकेड, यानी कि एक पोल जो है ना 20 dB पर डिकेड का स्लोप देता है। तो हमारे पास जो है ना टोटल 60 dB पर डिकेड है, तो वो थर्ड ऑर्डर होगा। द नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइन रिक्वायर्ड इन अ सिंगल इनपुट 256 आउटपुट डीमक्स। तो देखो हम लोग अगर नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइन निकालते हैं, तो सेलेक्ट लाइन जो होता है वो क्या होता है, लॉग ले लो भाई, लॉग बेस टू हमारे पास नंबर ऑफ इनपुट्स, कितने इनपुट्स है उसका लॉग ले लो, सेलेक्ट लाइन वही हो गया। तो हमारा ये यहाँ पर हो जाएगा log 2, और इनपुट हमारे कितना होगा 256 2 to the power 8, ये हमारा हो गया 8। तो हमारे पास कितना होगा 8 होगा। सिंपल सी बात है, डिमक्स क्या होता है, डिमक्स होता है ये हमारे पास एक इनपुट है, उसमें उल्टा बना दिए, मक्स का फिगर है ना भाई, ऐसा होता है कुछ, डेटा डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं इसको। एक इनपुट बहुत सारे आउटपुट, तो यहाँ पे मान लो कि टोटल 8 अगर है, तो यहाँ पे कितना 3 सेलेक्ट लाइन होगा। टोटल 8 आउटपुट्स हैं यहाँ पे, सिंगल इनपुट इनपुट आउटपुट, सिंगल इनपुट 256 तो यहाँ पे आउटपुट ले लो, क्योंकि डीमक्स है ना इनपुट के केस में हम लोग रखते हैं, तो ये हमारा आउटपुट हो गया, आउटपुट हो गया भाई। हाँ, तो इसमें 8 आ जाएगा। और गेट हैज 4 इनपुट, वन। तो और गेट क्या होता है, देखो भाई वाई इक्वल टू 4 इनपुट है, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो बोल रहा है कि 4 इनपुट है, वन ऑफ इनपुट इज हाई, अदर 3 आर लो। तो 1 प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, तो ये कितना होता है हमारा 1 ही होता है। तो ये क्या हो गया, हमारा हाई हो गया। नेक्स्ट मेरा आउटपुट ऑफ हाफ एडर इज, तो अगर हमारा हाफ एडर है, तो हाफ एडर में हमारा सम क्या होता है, ए और बी। एडर है तो उसमें कैरी भी होगा, कैरी क्या होता है, ए इंटू बी। अगर वहीं पे हम लोग बात कर ले यहाँ पे फुल एडर की, तो यहाँ पे हमारा सम क्या होता है, ए और बी और सी इन। और यहाँ पे कैरी क्या होता है,
ए बी प्लस बी सी इन प्लस सी इन इंटू ए, ये होता है हमारा। तो यहाँ पे हमारे क्या आउटपुट ऑफ हाफ हीटर तो सम एंड कैरी, ये तो बहुत सिंपल का क्वेश्चन हो गया। विच काउंटर डज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डिपेंड अपॉन द मॉडुलस। देखो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड, यानी कि जिसका टाइम पीरियड जो है ज्यादा होगा उसका फ्रीक्वेंसी, सॉरी हमको क्या बना, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी लेना है। जिसका टाइम पीरियड जो है सबसे कम होगा उसका जो है फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा। तो टाइम इसमें किसमें कम लगता है, टाइम मतलब इसमें हमारा जो रिपल काउंटर है ना, रिपल काउंटर को देख लो, यहाँ पे क्या होता है कि हमारा ये डज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑन द मॉडुलस। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारा कौन देगा, जिसका टाइम जो है सबसे कम रहेगा। तो टाइम हमारा सबसे कम कौन सा देता है, सिंक्रोनस। सिंक्रोनस वाला जो होता है ना हमारे पास सबसे कम टाइम रहता है, क्योंकि सिंक्रोनस में हमारे सारे इनपुट जो है ना एक साथ आ जाते हैं, तो हमारा टीपीडी जो है ना, प्रोपोजिशन डिले टाइम, वो बहुत ही कम रहता है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ज्यादा होगा इसका। तो हमारा ये जो है ना यहाँ पे सिंक्रोनस वाला, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। A ripple counter starts in 00 state when a counter reads 110 sorry, when a counter reads 0010 number of clock pulse have occurred। देखो 4 बिट काउंटर है, 4 बिट ये मैक्सिमम कितना तक काउंट कर सकता है बताओ। ये काउंट करेगा 0 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक काउंट करेगा ना, 7 भी काउंट करेगा सर, 7 भी काउंट करेगा। जीरो क्या होता है हमारा, 0000। 7 क्या होता है हमारा बताओ, 1 1 1, 0 1 1 1। उसके बाद ये हमारा मैक्सिमम 15 तक काउंट करेगा भाई, चार है तो 15 तक काउंट करेगा यार, 15 तक काउंट करेगा। चलो मैं इसको थोड़ा दूसरे तरीके से बताता हूँ। देखो ये जो अगर हमारा है तो हमारा इनिशियल स्टेट 0000 है, उसके बाद ये हमारा हो गया 0 का, ऐसे ही हमारा 1 का आएगा, ये हमारा 2 का आएगा। तो 2 का आएगा तो बताओ कितना आएगा, तो ये 1 का 00 01 हो गया, ये हमारा 0010 हो गया। वहीं पे ऐसे ही करते करते हम लोग देखें तो हमारा 15 का क्या आएगा, 1111। वैसे ही अगर 16 का देखो उसके बाद, तो हमारा क्या हो जाएगा बताओ। 16 को देखोगे तो वो हमारा हो जाएगा फिर से 00, क्योंकि 15 ये काउंटर तो हमारा 15 तक ही काउंट करेगा ना, 0 से 15 तक। उसके बाद फिर से हमारे क्या हो जाएगा, 0000। उसके बाद फिर से 17 को करो तो ये हो जाएगा हमारा 0001। फिर हम 18 को करो तो क्या हो जाएगा, 0010। तो देखो हम लोगों को क्या करना है, काउंटर रेट्स 1011, तो सॉरी काउंटर रेट्स 0010। तो ये एक 2 पे रीड करेगा हमारा, उसके बाद एक हमारा 18 पे रीड करेगा। ऐसे ही 18 करते करते अगर वो 32 पे जाएगा ना, तो फिर से वो 00 हो जाएगा। जैसे 16 पे यहाँ पे हमारा 00 हो गया ना, फिर से अगर वो हमारा 32 पे जाएगा तो फिर से क्या हो जाएगा, 0000। फिर हमारा 31 पे जाएगा तो कितना हो जाएगा, 00। अगर आप लोगों को शायद नहीं दिख रहा होगा, फिर से हमारा 32 पे हमारा कितना हो जाएगा, 0000। फिर 33 पे हमारा कितना हो जाएगा, 0001। 34 पे हमारा कितना हो जाएगा, 0010। यानी कि हमारा जो अगर 0010 काउंट करना है ना, तो एक बार सेकंड क्लॉक पे दिखेगा, एक बार 18th क्लॉक पे दिखेगा, एक बार 34th क्लॉक पे दिखेगा। ऐसे ही करते सेवरल नंबर्स ऑफ क्लॉक पे दिखेगा। तो किस क्लॉक पे दिखेगा, तो 2 पे दिखेगा, 18 पे दिखेगा, यहाँ पे 2 और 34 पे, ये इस पे भी, ये भी सही है। तो हमारा जो एक ऑप्शन है, ये जो है ना इसमें दोनों ऑप्शन दिया हुआ है, 2 और 34। अगर यहाँ पे 2 और 18 रहता ना तो ये भी आंसर हो जाता। तो हमारा डी जो है ना इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरे भाई खत्म हो गया क्या, बड़ा जल्दी खत्म हो गया यार। तो आज का हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, सतीश इसरो करके है। अगर आपको मेरे से बात करनी है तो इंस्टाग्राम पे आप लोग डीएम कर सकते हो, मैं सभी लोग ये मैसेज कर देता हूँ। और यहाँ पे जो है ना, ये हमारा पुराना चैनल है, इसको भी फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे मैं कई मजेदार वीडियो सब डालता हूँ, आप लोगों को देख के मजा ही मजेदार क्या मतलब, तो ये नहीं समझना है कि मैं वहाँ पे मुजरा करता हूँ, रील्स बनाता हूँ, मेरे से हो भी नहीं पाएगा। तो वहाँ पे भी आप लोग को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और स्टडी से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बढ़िया वीडियो दिख जाएगा, तो आप उस चैनल को भी चेकआउट कर सकते हो। हम लोग मिलते रहेंगे ऐसे किसी वीडियो में।
और ऐसे ही हम लोग मस्त प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।